बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस तिरंगा रैली को कवर किया और देखा। शायद यही वजह थी कि आप लोग समझ सकते थे कि हम जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं वो कितने मायने रखते हैं। देखिए, हम 11 दिसंबर को किन दिक्कतों का सामना करते हुए मुंबई पहुंचे हैं, ये सभी ने, हमारे जितने भी टीवी रिपोर्टर्स हमारे साथ में थे, चाहे वो टीवी 9 के हमारे दत्ता भाई हो या IBN लोकमत के सिद्धार्थ साहब या कृष्णा के, ये सभी लोग हमारे साथ में मुंबई की तरफ चले थे। हमने हर वक्त ये बताई थी कि मतलब हम 2 मुद्दों के ऊपर हम मुंबई जा रहे थे। ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो रिजर्वेशन का एक मुद्दा था और दूसरा जो है वो वक्फ की ज़मीनों के ताल्लुक से था। हमने एक मेमोरेंडम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को हमने भेजा है, जिसके अंदर हमने मुसलमानों की मांगों को लेकर हमने उनसे ये सामने रखा है कि हमारे 2 प्रमुख मांगों के साथ कुछ दूसरी मांगे भी हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले नंबर के ऊपर हमारा जो राज्य शासन ने 2014 साली विधानसभेत मंजूर केलेला 5% आरक्षण, इसके बारे में। दूसरा ये है कि मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाचा सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय नोकरीसाठी विधानसभेत त्वरित कायदा मंजूर करण्यात यावा। तिसरा ये है की महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक विकास समित्या गठित करून त्यांना संवैधानिक आधार प्रदान करून समित्यांना मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी दरवर्षी 100 कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी। उसके बाद का जो है, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळास अद्ययावत करण्यासाठी तसेच वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण आणि प्रलंबित प्रस्तावित कामे व प्रस्ताव पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 500 कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी। वक्फ महामंडळाचे कामकाज गतिशील करण्यासाठी विविध 300 पदभरतीचे आदेश निर्गमित करून शासकीय नोकरीच्या धर्तीवर समतल पगाराची जबाबदारी घ्यावी। वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय वक्फ कायद्याची अंमलबजावणी करून कायदेशीर कारवाई करण्यासह महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळास विशेष अधिकार प्रदान करण्यात यावे। अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचे सर्वांगीण विकास व्हावे याकरिता मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी 1000 कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी। महाराष्ट्र राज्यातील इतर समाजातील असलेल्या घरकुल योजनेच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला सुद्धा नवीन घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी। और लास्ट का पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्ग व मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीत सुधारणा होऊन सर्वांगीण विकास व्हावे याकरिता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी आणि महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केलेली आहे। त्याच धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता स्वतंत्र स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात यावी। अब ये हमने इतनी सारी मांगे हमने रखी है और हमारी उम्मीद है कि ये जो सरकार है, ये सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि ये कई साल पुरानी मांगे हैं और अगर सही मानों में अगर मुसलमानों का विकास अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर चाहती है तो सरकार ने इन मांगों को फौरन पूरा करना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार के लिए 100, 200, 500 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता है। हम कोई हजारों करोड़ रुपए का बजट नहीं मांग रहे थे, लेकिन आप हर संस्था को आप पैसा दे रहे हैं। सिर्फ एक मुस्लिम समाज के लिए आप अगर कोई स्कीम भी अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर इतने सारे बंधन, जो अगर बाहर बात कर रहे हैं तो मेहरबानी करके बाहर चले जाइए। तो ये जितने भी हम लोग मांग रखे हैं वो मांग हम महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा करें। एक तो ये है कि हमने रिजर्वेशन के ताल्लुक से जब हम मुंबई में हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष के साथ में मिलकर हमने चांदीवली के अंदर जलसा किया, तो उसमें हमने एक फिल्म दिखाई और वो फिल्म जो है
वो इस बात को बताता है कि जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारे तेवर कैसे रहते हैं और सत्ता में आने के बाद हम कैसे बदल जाते हैं। मतलब जो फिल्म हमने दिखाई है, अगर हम ये कहेंगे कि आपका खिलवाड़ हो रहा है, हम ये कहेंगे कि मुसलमानों आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कुछ हमारी बात के ऊपर यकीन करे, कुछ नहीं करे। लेकिन हमने उन्हीं की जबानी उनको याद दिलाने की कोशिश की कि जब आप विपक्ष के अंदर थे तो उस भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से लड़ते थे जिसको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, और किस जोर के साथ, किस ताकत के साथ लड़ते थे कि ऐसा लगता था उनके भाषण सुनकर कि मुसलमानों के हमदर्द इनसे ज्यादा कोई हो नहीं सकते हैं। तो हम अपनी पत्रकार परिषद शुरू करने से पहले आपको वो फिल्म दिखाना चाहते हैं जो हमने मुंबई के अंदर रिलीज की, ताकि आप भी देख ले और समझ जाए कि इनको देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए कि कैसे आसानी के साथ ये रंग बदलते रहते हैं करके। तो ये फिल्म हम देखेंगे, 8 मिनट की फिल्म है ये। उतनी फिल्म देखने के बाद हम फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। पिछले 70 साल से तमाम सियासी जमातों ने अपने मफाद की खातिर मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है। खुसूसन रियासत महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई खाने के लिए बेताब कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के मुस्लिम पिट्ठुओं का और नाम नेहाद सेक्युलर नेताओं के बीजेपी के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों को लुभाने के लिए खूब इस्तेमाल किया, और मुस्लिम पिट्ठुओं ने और नाम नेहाद सेक्युलर नेताओं ने भी अपने आका को खुश करने के लिए मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला और मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। रिजर्वेशन दिलाने के बहाने खूब आवाज उठाई और महाराष्ट्र के मुसलमानों को खूब सुनहरे ख्वाब दिखाए। ये देखिए साबिक वजीर आरिफ नसीम खान और अबू आसिम आजमी समेत कांग्रेस लीडरान क्या कहते हैं। मराठा और मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये सरकार हम को ये आरक्षण नहीं देती है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम है, हम आने वाले अधिवेशन के अंदर इस हाउस को चलने नहीं देंगे। और हमारी मांग सभी मिल करके, फिर वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी और हमारे जितने लीडर हैं वो इसकी मांग करेंगे। और ये मराठा के साथ में जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन की बुनियाद पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। उसको लागू भी कर दिया गया था, चालू भी हो गया था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश को जानबूझकर लैप्स होने दिया और उस दिया हुआ आरक्षण को रोक रखा है। हमारी ये मांग है कि मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण को भी ताबड़तोड़ सरकार ने लागू करना चाहिए। वो लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पिछली सरकार ने 5% दिया, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया। तो हाई कोर्ट ने जब मोहर लगाया तो किस बेस पे लगाया? ये कोई धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर समाज के वो लोग जिनके पास जो पिछड़ेपन के लोग हैं, जिनको हक नहीं मिल रहा है, उस आधार पर ये मांगा गया है। और बहुत सारे स्टेट में इसी आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। टीवी चैनल्स में बहस के दौरान शिवसेना और कांग्रेस के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डेटा ये कहता है कि मुसलमानों की एनुअल इनकम इतनी है, फैमिली इनकम इतनी है, झोपड़पट्टियों में कितने रहते हैं, कच्चे घरों में कितने रहते हैं। अगर ये डेटा के बेसिस के ऊपर अगर आप मराठास को दे रहे हैं तो मुसलमानों को नहीं देने की वजह क्या है? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक in giving 5% reservation to the certain Muslim communities. The current government can add a few, subtract a few. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवई प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए कि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे शिक्षा में पिछड़ा है, उसकी हालत बहुत बुरी है। तो अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उनको आरक्षण दे सकते हैं शिक्षा में।
तो अभी जो डिसीजन लिया गया उसमें 5% मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में पिछले सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो क्यों नहीं सरकार करती? सरकार हमेशा मुसलमानों को के ऊपर नाइंसाफी क्यों करती है और उनको टारगेट क्यों करते हैं? सारे जो लीडर है, हमारे एमएलएज है, एमपीज है, सब लोगों ने ये सवाल उठाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम। असेंबली में कांग्रेस और एनसीपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को लोकशाही आघाड़ी सरकार ने दिया। 16% आरक्षण मराठा समाज को मिला। खास करके जो मुसलमानों को 10% एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विस में मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि ये 14 तारीख को ये सेशन खत्म होने से पहले ये निर्णय लेके 10% जो माइनॉरिटी मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। जो मुसलमान समाज के अंदर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आरक्षण देने के लिए घोषणा हुई थी। मुंबई हाईकोर्ट ने उसको मान्यता दी। अध्यक्ष महोदय, 5% आरक्षण मागच्या सरकारनं शिक्षणामध्ये आरक्षण मुस्लिम समाजाच्या मुलांना दिलं होतं आणि अध्यक्ष महोदय मान्य उच्च न्यायालयाने ते मान्य केलं होतं। काही मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात त्याला स्थगिती मिळाली। आता त्यानंतर सरकार काय कारवाई करतं त्याचे मोर्चे निघाले, बॅकवर्ड कमिशन स्थापन झालं, तो काय निर्णय होईल अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर माणिक राव ठाकरे रिजर्वेशन की हिमायत करते हुए टीवी चॅनल पर। संदर्भामध्ये आमची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे। जोपर्यंत हे आरक्षण मुस्लिम समाजांचं त्यांना मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही जागोजागी निदर्शनं करू, आंदोलन करू आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे या दृष्टिकोनातून विधानसभेत, विधान परिषदेमध्ये, विधिमंडळामध्ये सुद्धा आम्ही तशा प्रकारचे प्रयत्न करू। साबिक वजीर आरिफ नसीम खान असेंबली में मराठा और मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए की आम्ही मुस्लिम समाजातील कुठल्याही मागासलेल्या समाजाला आरक्षण द्यायला समर्थन करणार नाही आणि संपूर्ण देशामध्ये हा आम्ही आरक्षण देणार नाही। तर या शासनाची काय मनस्थिती अध्यक्ष महोदय? एनसीपी के वजीर मुंडे मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए की या मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत जे शैक्षणिक आरक्षण धरलेलं आहे ते ग्राह्य कोर्टाने धरलेलं आहे आणि कोर्टाच्या आदेशामध्ये 78 क्रमांकाच्या पॅरेग्राफमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की हे जे मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलेलं गेलेलं आहे ते अतिशय चांगली गोष्ट आहे। या आरक्षणामुळे मुस्लिम समाजातील तरुण तरुणी मुख्य प्रवाहात येतील, पण भाजपचं सरकार मुस्लिम आरक्षण देऊ शकत नाही आम्ही सुरुवातीपासून म्हणत होतो। रियासती वजीर नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजर्वेशन की बात की थी और जल्दी से जल्दी करने की बात की थी। मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबाबत घोषणापत्रामध्ये जाहीर करण्यात आला होता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याची अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे। आम्हाला आशा आहे की या राज्यामध्ये मराठा समाजाला, मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचे निर्णय लवकरच होईल, पण हा निर्णय घेत असताना या राज्यातले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी यांचे आरक्षणाला धक्का बसणार नाही आणि ही आरक्षणे राजकीय राहणार नाही। नुसता शिक्षणासाठी आणि नोकऱ्यासाठी ही आरक्षण देण्यात येईल, कारण हे दोन्ही समाज पण इतर समाजासारखा मागासलेला आहे आणि त्या धर्तीवर या दोघा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय आम्हाला लवकर अपेक्षित आहे। रियासती वजीर जितेंद्र आव्हाड ने भी मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी। अपने हक और अधिकार के लिए मराठाओं ने अपनी जो ताकत दिखाई है उसका अनुकरण करके मुसलमानों ने अपने हक और अधिकार के लिए 7 तारीख को 2 बजे मोर्चा में शामिल होना चाहिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। जहां जहां शोषण होता है, जहां जहां समाज पिछड़ा हुआ होता है, उनको ताकत दिखा के सरकार से कुछ लेना पड़ता है। हमारा तो हक और अधिकार है जो कोर्ट ने हमें 5% का रिजर्वेशन दिया था, जो सरकार ने छीन लिया है। हमारे दस्तरखान को हाथ लगाने की हिम्मत ये सरकार ने दिखाई है, क्या हम अपनी ताकत उनको नहीं दिखाएंगे? अगर मराठा 20 लाख में एक हो सकता है, अगर ओबीसी 15 लाख में एक हो सकता है, तो क्या मुमरा में हम एक नहीं हो सकते? तो लेकिन आज जब महाराष्ट्र में वो साहिब मसनद हो चुके हैं तो वो मुसलमानों से किए गए अपने अतीत के वादे को भूल गए हैं। उन्हें याद दिलाना बेहद जरूरी है और मजलिस यही काम कर रही है। मुख्यमंत्री साहब अदालत जब फैसले देती है तो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत स्ट्रांग है।
मुसलमानों को जब अदालत ने 5% एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन की इजाजत दी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा था ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूद रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, ये सरकारों द्वारा अपॉइंटेड किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, उस दिन बड़ा खराब लगा जब ये बोल सकते हैं, अबू आसिम साहब बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ मुसलमानों के बारे में, लेकिन जब कांग्रेस के आरिफ नसीम खान साहब खड़े रहते हैं और ये गुहार लगाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, 15 साल का सो रहे थे आप लोग जब आपके हाथ में सत्ता थी, आपके हाथ में सत्ता थी और मजबूरी थी आपकी, बोलिए आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, क्या मजबूरी थी आपकी कि आप हमें आज किस मुंह से आप मान रहे हैं? आप ये सिर्फ मुसलमानों से रिश्ता उस हद तक रखना चाहते हैं कि हम चुनाव के वक्त आएंगे, वोट मांगेंगे और वोट मांगने के बाद 5 साल खामोश बैठेंगे। आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों के सिर्फ आपको वोट चाहिए, मुसलमानों के लिए आप बताइए, मुसलमानों के लिए आप खड़े क्यों नहीं होते हैं? मजलिस की लड़ाई इन्हीं गद्दार और दोगलों के साथ है वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों वादा किया था जब वादा निभाना ही नहीं था। पिछले 70 साल से तमाम सियासी जमात मेरे हिसाब से ये फिल्म दिखाने के बाद हमारी जो मुंबई तक का जो हमारा जो सफर था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वहाँ पर क्यों गए। और अब इसके आगे भी अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं यही राजनीतिक पार्टियां, हमने किससे प्रेरणा ली? सुनिएगा, मुंबरा के जितेंद्र आभार साहब ने क्या कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा, सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। हमने उनसे प्रेरणा ली। हमने उस वक्त के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मानिकराव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाकर रास्तों के ऊपर आना पड़ेगा, मोर्चे निकालना पड़ेगा, धरने करना पड़ेगा। उनकी जबानी है। कांग्रेस के कुछ नेता तो इतना चीख कर चिल्ला रहे थे वहां पर कि उनकी असेंबली के अंदर उनकी आवाज बैठ गई थी। अमीन पटेल साहब इतना चिल्ला रहे थे। अब हमारा ये सवाल है कि पिछले 2 सालों के अंदर आपने क्या किया है? अगर नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द, तो आपका डेफिनेशन क्या है बहुत जल्द का? अदालत ने फैसला किया हुआ है 1 दिन के अंदर, 1 दिन में अगर आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने चाहा कि हम इसको ऑर्डिनेंस नहीं, हम बिल के तौर के ऊपर हम लेके आ रहे हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, क्योंकि तीनों अपने आप को जो सेक्युलर कहने वाले लोग हैं, अब तो शिवसेना भी उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने लेके आ गए हैं जिन्होंने हमारी मस्जिद की शहादत की थी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने उस असेंबली के अंदर खड़े रहकर कहा कि हाँ मैंने तोड़ी है तुम्हारी मस्जिद। तो वो उद्धव ठाकरे साहब भी अपने आप को सेक्युलर मान रहे हैं और पवार साहब और कांग्रेस के लीडर ने भी उनको साथ में ले लिया है। तो आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने बिल लेकर आना चाहिए और फौरन मुसलमानों को ये जो 5% का रिजर्वेशन है, क्योंकि अकेले मुसलमानों का एक ऐसा मैटर है जो कोर्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं है, अदालत के अंदर कहीं पर भी नहीं है। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया है, इनको सिर्फ देना है और वो देने के अंदर आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए हमारे को वहां पर जाना पड़ा था। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसके ताल्लुक से भी हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की थी और उम्मीद की थी कि यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है जो मुसलमानों के गलियों में घूमते रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको हम ये एहसास दिलाएंगे कि आप ये करें करके। तकरीबन 3-4 महीने का वक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, पत्र दिया फौरन की मुख्यमंत्री डेट दे दीजिए, हम सब मिलकर मीटिंग करके ये करेंगे करके, तो इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। अब ये है कि हमने जैसा डॉक्टर गफ्फार खानवी साहब ने बताया कुछ बयानात हमने सुने हैं कि हमने उनसे सवाल किया कि 5% रिजर्वेशन दो। हमने उनसे दूसरा सवाल किया कि हमारे वक्फ की जमीन वापस करो। जब ये सवाल उनसे किया गया तो इन्हीं में से एक जो पूर्व मंत्री है वो कहते कि नहीं ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, नहीं ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, इनको इलेक्शन का। आज मैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये ऐलान कर रहा हूं कि इस अधिवेशन के अंदर जो विंटर सेशन का अधिवेशन आ रहा है, अगर उसमें ये सरकार मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का एक्ट लाती है, फैसला करती है, तो मजलिस
ये आने वाला इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं लड़ेगी। हम उनको तोहफे के तौर के ऊपर, तुम मुसलमानों को तोहफा देना, ये 5% रिजर्वेशन देकर हम तुमको तोहफा देंगे कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक बार के लिए हम इनकी जबानें बंद कर देंगे जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ सियासत करने के लिए आए हैं। मजलिस सियासत करने वाली जमात का नाम नहीं है, मजलिस खिदमत करने वाली जमात का नाम है। अपने कौम के लिए लड़ने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो अगर आपको लगता है कि हम इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं तो आप हमारी सियासत बंद कर दीजिएगा। आपके हाथ में है हमारी सियासत बंद करना। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर इस अधिवेशन के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो जिस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुंबई के अंदर ऐलान किया है, आने वाले मुंबई के जो विंटर सेशन है वहां पे भी मोर्चा निकाला जाएगा, भव्य मोर्चा निकाला जाएगा और तीव्र आंदोलन। आप इसको इस ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम ये आंदोलन चलाएंगे। इस फिल्म के अंदर आपने महज कुछ 8-10 लोगों को ही देखे हैं। ये फिल्म और बढ़ेगी। अभी ये फिल्म के अंदर उन लोगों की भी जबानी आएगी जिन लोगों ने किस तरह से लड़े थे। उसमें शायद फिर शरद पवार साहब भी हो सकते हैं, उसमें और बहुत सारे नेता हो सकते हैं जो उस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से कितने हमदर्दी जताते थे और आज उनका रवैया मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है करके। तो यही आप लोगों से बात करना था। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मौके के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस पूरे सफर के दौरान, ठीक है, उन्होंने अपना काम किए, उनकी ड्यूटी थी। हमने भी बहुत अच्छे तरीके से जो उनको वादा किया था, कहीं पर भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होगी और पुलिस को तकलीफ होगी। हम अपने वादे के ऊपर खड़े रहे। तो हम महाराष्ट्र के जितने भी मजलिस के नौजवान साथी हमारे कोने कोने से आए थे, मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ इतना बताना चाहता था कि ये सिर्फ एक आगाज था, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी आगे और भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है और इसके अंदर हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि हम यहाँ से जब सफर शुरू किए तो हमने मराठा समाज का वो युवक काका साहेब शिंदे जिसका पुतला वहाँ पर कायगांव के पास लगाया हुआ है, उससे हमने प्रेरणा लेकर आगे गए। और वो प्रेरणा ये थी कि जब अपने समाज की बात आती है तो अपनी जान देने से भी कोई पीछे नहीं हटता है करके वो नौजवान लड़के ने मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके लिए उसने ये परवाह नहीं की, उसने अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया। तो हमको भी ऐसा लगा कि हम वहाँ पर रुकेंगे। सिर्फ पूरे सफर के दौरान हमारा एक स्टॉप था वहाँ पर कि वहाँ पर हमने उसको श्रद्धांजलि दिए और एक तरीके से हमने उस लड़के से हमने प्रेरणा लिए कि अगर अपने समाज के हित के लिए अगर लड़ना है तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करना है। तो इसके बाद आप लोगों के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, एक एक करके हाथ उठा के अगर पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी जरा आसानी हो जाएगी पूछने। शुक्रिया। बोलिए। जैसा कि आपने कहा कि काका साहब शिंदे से आपने प्रेरणा ली, तो इसका दूसरा मतलब ये हो रहा है कि रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों को जान की बाजी लगाना चाहिए। देखिए, काका साहब शिंदे के लिए हम इस वजह से गए थे, हमने मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मोर्चे निकाले गए थे उससे भी हमने एक प्रेरणा ली है। और ये प्रेरणा ली है कि जब सड़क के ऊपर पूरा मराठा समाज उतरा कि मेरे समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसमें है तो कई सारे शिवसेना के मराठा थे, भाजपा के मराठा थे, कांग्रेस के मराठा थे, एनसीपी के मराठा थे, सभी राजनीतिक दलों के मराठा बोलकर वहां पे उतरे थे। लेकिन जब हम उतरे हैं इस लड़ाई के अंदर तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतरी है। तो कहाँ है वो कांग्रेस के मुसलमान, कहाँ है वो राष्ट्रवादी के मुसलमान? क्या तुमको सिर्फ है तुमके तलबे चाटने की पड़ी है, तुमको सिर्फ अपने छोटे ओहदे चाहिए, कौम के लिए तुम कभी भी समाज के लिए आ नहीं सकते। हमने रिटर्न के अंदर उनको पत्र दिए और आजिजी की उनसे, हमने विनती की है उनसे कि आप लोग भी आइए इसके अंदर शामिल होइए एक मरतबा। लेकिन किसी ने भी इसका कहीं पर भी कोई प्रतिसाद नहीं दिया कि हम भी आना चाहते हैं एक मुद्दे के ऊपर। तो हमारा ये कहना है कि अगर आगे लड़ाई होगी तो हम बहुत तेजी के साथ इसको आगे लेके जाएंगे और लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। आणि दुसरं म्हणजे
पण त्यामध्ये तुम्ही बोलताय विद्यमान 2 वर्ष झाली तुमची आमदार ते वारंवार काय त्या प्रश्नावर भूमिका घेतात हे तुम्हाला दुसरं म्हणजे तुमचं पुढे आता काय असणार तुम्ही काय मी एक स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की माझे आमदार विधानसभामध्ये याच्या बाबतीत काय केलेले आहे हे आपल्याला मला विचारण्याच्या अगोदर आपण युट्यूबवर गेलं तर सगळं आपल्याला काही मिळेल की कोणत्या दिवशी कोणत्या आमदारांनी मुस्लिम रिझर्वेशनच्या बाबतीत काय बोललं. तुम्ही हे पहिलं जे प्रश्न विचारले ते खूप महत्वाचं आहे की आरिफ नसीम खानने म्हटलेलं आहे की आम्ही राजनीती करतो हे जे निवडणूक येत आहे डोळ्यासमोर ठेवून. तर नक्की मी त्या दिवशीही म्हटलं होतं एका पत्रकाराने जेव्हा विचारलं होतं की आम्ही 200% हे मान्य करतो की आम्ही जे टायमिंग घेतलेली आहे ते खरोखर राजनीतीच्या दृष्टीने खूप महत्वाची आहे. निवडणूक जवळ आल्यानंतरच आम्हाला हे करायचं होतं. का करायचं होतं आता हे पण समजून घेण्याची आवश्यकता आहे की निवडणूक आल्यावर पुन्हा तो शरद पवार साहेब रोशन गेट मध्ये सभा घेणार, तोच काँग्रेसचे मोठे नेते येऊन ते कष्टट गेट मध्ये जाणार, किराळपुरामध्ये जाणार, ते सभा घेणार आणि मुसलमानांना काय सांगणार की आम्ही सेक्युलर पार्टी आहे, तुम्ही आम्हाला नाही दिले तर बीजेपी येईल, मग शिवसेना येईल. म्हणून आम्ही जे टायमिंग निवडलेली आहे हे खरं आहे की आम्ही जाणून बुजून टायमिंग केलेली आहे की कारण हे सर्व लोकांना हे सर्व पुढाऱ्यांना पुन्हा लोकांसमोर जायचे आहे आणि त्यावेळी आम्ही जे अवेअरनेस केलेलं आहे. आता तुम्हाला हे सांगतो की महाराष्ट्राच्या कोणाकोपऱ्यातून जे लोक आले होते कुणालाही आम्ही गाडी दिली नाही, पेट्रोल भरलं नाही त्यांच्या गाडीमध्ये किंवा त्यांना पैसे दिले नाही. इतक्या संख्येने ते का आले की त्यांनाही रिअलायझेशन होऊ राहिलं की हो आम्हाला कशा उल्लू बनवण्याचा हे धंदा हे करत आहे. आमच्या या टायमिंगच्या बाबतीत हे आहे की जेव्हा हे पुढारी पुन्हा येतील तर कमीत कमी ते जो एरियामध्ये जातील किंवा सभा घेतील तर आमचे मुसलमान जे आहेत ते त्यांना कमीत कमी प्रश्न विचारतील, साहेब आम्ही तुम्हाला मत देतो, तुम्ही आम्हाला सांगा आमचे 5% रिझर्वेशनच्या बाबतीत तुम्ही काय केलं, आमची वक्फबोर्डाची जमीन परत करणार काय. म्हणून लोकांमध्ये अवेअरनेस मागच्या 2 महिन्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही कॉर्नर मीटिंग्स घेतली. इतकं घरे घरे जाऊन छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स घेतली, सभा घेतली. औरंगाबाद मध्ये सुद्धा डॉक्टर गफ्फार खत्री साहेब असू द्या, डॉक्टर शाहिद नक्षबंदी असू द्या, आमचे समीर साजिद असू द्या किंवा आमचे कोणतेही पदाधिकारी असू द्या, त्यांनी इतके सारे मीटिंग्स घेतलेली आहे आणि लोकांमध्ये आता हे एक अवेअरनेस क्रिएट झालेला आहे की हो आम्ही जे मुद्दा घेत आहे. आणि याच्यापेक्षा तुम्हाला काय पाहिजे की तो म्हणतो ना की आम्ही निवडणूक पुढे ठेवून मी घोषणा केलेली आहे आणि मी आपल्याला शब्द देतो या अधिवेशन मध्ये त्यांनी बिल आणलं मुसलमानांना 5 रिझर्वेशन, त्याच दिवशी माननीय असदुद्दीन अवैसी साहेब घोषणा करतील कि एज एक सेलिब्रेशन के तौर के ऊपर हम कांग्रेस और एनसीपी को बोलेंगे तुम लड़ो इलेक्शन, हम नहीं लड़ेंगे. सर एक धोका असा होऊ शकतो म्हणजे जर त्याने आरक्षण दिलं तुम्ही निवडणुका नहीं लढवल्या तर मुस्लिम समाजाचं राजकीय नुकसान होऊ शकते. नहीं देखिए मुसलमानों का राजनीति कहाँ है साहब, नहीं देखिए हमारा तो यही कहना है ना, मुसलमानों की राजनीति यही लोगों ने तो खत्म किए हैं. आज कहाँ है, एक मिनट मैं पूछता हूँ इसके आगे, मेरा यही कहना है आप मुसलमानों की राजनीति क्या है, मुसलमानों की राजनीति सर हमको महल्ले के कॉर्पोरेटर बना दो, जिला परिषद का एक सदस्य बना दो, स्टेज के ऊपर बैठने के लिए दाढ़ी वाले टोपी वाले को बिठा दो और ये मैसेज दे दो कि साहब कोई मुसलमान स्टेज के ऊपर बैठा है करके, उस स्टेज के ऊपर बैठने वाले मुसलमान की हैसियत क्या है करके ये सारे लोग औरंगाबाद के उदाहरण ले लो आप. तो हमारे तो बस यही रह गया है कि हमको दिखावे के लिए ये कर रहे हैं. क्या ये शरद पवार साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि महाराष्ट्र से एक मुसलमान एमपी चुना कर लेकर आए करके? क्या तुमको सिर्फ वोट चाहिए, वोट डालने के लिए मुसलमान चाहिए, कोई बड़े ओहदे के ऊपर कोई नहीं चाहिए तुम्हारे को. एमपी तुम बनेंगे, सारे जितने भी अहम पोस्ट है वो तुम उसके ऊपर बैठ जाएंगे. नवाब मलिक साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, उन्हीं की जबानी है बहुत जल्द. और कितने जल्द 2014 का मामला है, आज 2021 आ गया है. तुमने तो सबसे पहले और उन्होंने अपने उसमें बोला है कि हमारे उसके अंदर था करके मैनिफेस्टो के अंदर था. ठीक है, मराठा समाज का अगर कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, मुसलमानों का क्या है करके उसके अंदर आप बताइए, देना है नहीं देना है. लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि साहब हमको रिजर्वेशन नहीं, आप पश्चिम बंगाल में क्यों लड़ने गए थे?
हम आपको बोले साहब हमारी बात वोट दो, नहीं साहब हम ये दिल्ली में जाके इलेक्शन लड़ने वाले, अरे उसके ऊपर हम अलग चर्चा करने के लिए तैयार है ना। ये मुद्दों के ऊपर आप बात करिए जिन मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं। सर प्रश्न असा आहे की आपण म्हटलं की म्हणजे मराठा आंदोलनाचं प्रेरणा घेऊन आहे, तर असं मराठा मोर्चे जेव्हा निघले ते कोणत्याही बॅनरखाली नव्हते, कोणत्याही पक्षाचे नव्हते, मराठा मुक मोर्चा या बॅनरखाली सर्व आले आणि त्याच्यात सर्व पक्षाचे लोक सामील झाले। तुमच्या पक्षात तुम्ही मजलिस म्हणून गेल्यामुळे बाकीचे लोक येत नसेल तर तुम्ही असं काम नाही करत की कोणत्याही पक्षाचा बॅनर न करता रिझर्वेशनसाठी मुक मोर्चे किंवा मोर्चा काढण्याची तर ते लोक येतील? नाही, मला आपल्याला हे सांगायचं आहे, कुणाला नाही माहित असेल तर, की तुम्हाला वाटत असेल की मराठा समाजाने जेव्हा मोर्चा काढला होता तर त्याचं नेतृत्व कोणी नाही होतं, पडद्याच्या मागे कोण कोण होते हे सगळ्यांना माहित आहे, त्यांना पैसे कोणी पुरवण्यात आले होते, कोणी पुरवले होते, सगळ्यांना माहित आहे। हे खरी गोष्ट आहे, म्हणजे आपल्याला असं पत्रकार नाही माहित असेल तर मतलब हे आश्चर्य आहे, पण त्या मोर्चाला फंडिंग कोणी केली होती आणि त्याच्या मागे कोणकोणते पुढारी होते हे सगळ्यांना माहित आहे। आता आम्ही जेव्हा मुंबईमध्ये निघालो रॅली घेऊन, आम्ही आमच्या पार्टीचा एक झेंडा दाखवतो, एक झेंडा कोणत्या गाडीवर आम्ही लागलो होतो, आम्ही तिरंगा लावून गेलो आणि त्याचा उद्देश एकच होता उसमें की समजा बाबा आम्ही पत्र दिलेलं आहे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांना, त्यांनी एक रात्री त्यांना जाग आली की नाही रे बाबा आपल्याला सकाळी जायचं आहे, आपण पण जाऊ त्यांच्यासोबत, तर त्यांना काही हे पडलं असतं की नाही एमआयएमचा झेंडा आहे, आम्ही त्याच्यासोबत कशाला जाऊ, मग आम्ही तिरंगा लावून गेले। महत्वाचं हे नाही आहे की मतलब एमआयएमचा, आता दुर्दैव हे आहे त्यांच्यासाठी की महाराष्ट्रामध्ये एकच मुस्लिम एमपी आहे ना, एकच मुस्लिम एमपी आहे आणि ते म्हणजे एमआयएमचे एमपी आहे। असं तुमचे असले असते एखाद एमपी तुमच्या पार्टीचा, तर मी त्यांना सांगितलं असतं की तुम्ही नेतृत्व करा, मी एक कार्यकर्ता म्हणून तुमच्या सोबत गेलो।